नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन चैनल में आज एक बार पुनः एक अल्प अंतराल के बाद हम लोग उपस्थित हुए हैं और जो टॉपिक हम लोग राज्य व्यवस्था में अब तक डिस्कस कर चुके थे उन्हीं पर एक 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट छोटा सा जिसको आप सॉल्व करेंगे, खुद से पहले करेंगे। इसका लिंक पूरे PDF का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा, लिंक पर क्लिक करिए, पहले उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसको पहले आप सॉल्व करिए खुद से, अगर आपने पहले के सारे लेक्चर लिए हैं। देखिए, कोविड अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है और ख़त्म हो चुका मतलब कि कंट्रोल में है, ख़त्म नहीं मान लेंगे, लेकिन ये कि अब पेपर ऊपर की तैयारियाँ सरकार करने लगी हैं। PET के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, ठीक। तो अब आप अपनी तैयारी को सही से एक बार पुनः रिचार्ज होने की ज़रूरत है और स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट भी होगा इसके बाद, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। और तो जैसा कि है भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था से ही है और यहाँ जितने भी प्रश्न लिए गए ये पार्ट 3 और 4 से लिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट और DPSP जो आपका है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से, ठीक। तो इन्हीं दोनों पर क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। लेकिन मैं फिर कहूँगा, बेटर रिजल्ट के लिए, मेमोराइज करने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए आप एक बार पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर इस सॉल्यूशन को देखें, ठीक। तो आइए चलती करते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है, ठीक। यानी भारतीय जो संविधान है उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों की चर्चा कहाँ पर की गई है, इसके बारे में। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है अनुच्छेद 12 से 35, बी ऑप्शन है 16 से 35, सी है अनुच्छेद 15 से 39 और डी है अनुच्छेद 15 से 35, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल अगर आप बात करें मूल अधिकारों की, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और 35 पे समाप्त होता है। एक एक आर्टिकल ढंग से कराया गया है, स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में, और यहीं से है ना कि फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट के डेफिनेशन में कौन कौन आएगा उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है। इसको पूरा इस पर वीडियो बना हुआ है, आप उसको जा कर के देखिए, ठीक। पूरा प्लेलिस्ट अगर आप ओपन करेंगे फंडामेंटल राइट का तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सॉरी, जो प्लेलिस्ट होगा पॉलिटी का होगा, क्योंकि हम लोग चैनल में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मौलिक अधिकार, और आर्टिकल के नाम से उसका थंबनेल पड़ा हुआ है तो आपको खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से इसका पहला आंसर अनुच्छेद 12 से 35 क्या राइट है, सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, ठीक। तो वर्तमान समय में बात की जाए तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, ठीक। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान था और वहाँ पर 7 थे, लेकिन बाद में एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, है ना, ठीक। तो अभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, अभी भी संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, हाँ, मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार जब हम ये बार बार सुनते हैं कि नहीं संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो ऐसा नहीं कि संविधान से हटा दिया गया, आर्टिकल 300 में आज भी उसकी चर्चा है ना, 300A में, ठीक। तो संविधान का ही अनुच्छेद 300A, लेकिन मूल अधिकारों से उसको हटा दिया गया था, ठीक। तो वर्तमान समय में 6 आपके मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, हर एक मौलिक अधिकारों पर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, जाकर के इसको आप हल करिए, ठीक। अगर हम बात करें तो ये 44वें संविधान संशोधन से ही एक को हटाया गया, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने, है ना। ये प्रवर्तित शब्द जो है प्रवर्तन से है, अनुपालन से संविधान का शब्द है, ठीक, कि मूल अधिकारों को फॉलो कराने की जो पावर है वो किसे प्राप्त है, ठीक। तो मूल अधिकार पहली बात तो मिला किसे है, तो पर्सन को, व्यक्ति को मिला, ठीक। किसके खिलाफ मिला, अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध मिला हुआ, ठीक। तो जब राज्य के विरुद्ध ही मिला हुआ अधिकार है, और आप जानते हैं कि सारे कानून नियम फॉलो कौन कराता है, राज्य की ही बॉडी कराती है, स्टेट ही कराती है, ठीक, कार्यपालिका कराती है, एग्जीक्यूटिव जो होती है। तो यहाँ पर भाई मूल अधिकारों का प्रवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को जो संविधान के द्वारा निर्धारित मूल अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इस बात को चेक करने का जो पावर है किसके पास है, तो संसद नहीं, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं,
उच्च न्यायालय नहीं। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ उच्चतम न्यायालय का मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से है और यही आपका राइट आंसर है। ठीक, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को क्या करे, फॉलो अप करवाए। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपत्ति के अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो आप जानते हैं, अभी अभी हमने चर्चा की, आर्टिकल 44 है ना, के द्वारा जो है इसको यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है ना? यानी राइट टू एजुकेशन की बात की गई और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में कब शामिल किया गया? तो यह आपका आर्टिकल 21A है सन 2002 में, है ना। इसको जो है अनुच्छेद 21 के बाद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, है ना। आर्टिकल 21 में क्या था? तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है ना। उसी में यहाँ पर राइट टू एजुकेशन को भी ऐड किया गया। गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन तभी होगा जब आपके पास शिक्षा का अधिकार होगा, आप शिक्षित होंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के याद रखेंगे, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? ठीक, तो आप जानते हैं रीट जारी करने का जो यहाँ पे प्रोविजन है आर्टिकल 32 के तहत, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ही, और यहाँ पर कुल 5 प्रकार की, है ना, जो रीटें हैं उसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रीट को जारी कर सकता है। ठीक है ना, 226 के तहत। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों के संबंध में तो आर्टिकल 32 के तहत बात की गई कि जब कभी भी कोई स्टेट बॉडी, कोई सरकार का अंग, है ना, व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करेगा तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या, है ना, डिसीजन ले सकता है, कैसे उस पर जो है अपने विचारों को रख सकता है। तो पहला था, अब यहाँ पर देखिए क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, है ना, जो पर्सनालिटी फ्रीडम की बात की गई कि उसके स्वतंत्रता के लिए इसमें कौन से रीट का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला है मैंडमस, नहीं परमादेश, इसको इंग्लिश में मैंडमस कहते हैं और लेक्चर में हमने आपको बहुत ढंग से इसको समझाया हुआ है। आप एक बार वीडियो को पुनः देख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। और यही नहीं, ऐसा नहीं कि यही 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चन के टाइप हैं, है ना। जब आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उसको बहुत ही ढंग से और एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ाया गया है। ठीक, तो आप उसको एक बार देख कर ही क्वेश्चन सॉल्व करें, निसंदेह रूप से आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो सफलताएं होती हैं संचयन का परिणाम है। आप थोड़ा थोड़ा डेली सफल होंगे तो एक दिन आप सफल हो जाएंगे, इसलिए आप प्रयास करिए। ठीक, एकदम बिल्कुल मत घबराइए। जैसे जैसे एग्जाम का डेट नज़दीक आता है, नहीं समझ में आता है ये पढ़ें वो पढ़ें क्या पढ़ें, आप एक तरफ से शुरू करिए, अभी कोई लेट नहीं हुआ है, आप आराम से चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो हैं, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, थोड़ा कॉपी पेन के नोट्स बनाते हैं तो सिस्टमेटिक नोट्स भी आपके पास रहेगा और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, है ना। ठीक, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है ना, कि अगर आपने किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हुए उसे बंदी बना करके रखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए आदेश जारी कर सकता है। इसी संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ऐसा नहीं, आप अगर किसी व्यक्ति ने भी बंदी करा कर रखा हुआ है तो वह भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और आप उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से हैबियस कॉर्पस, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जो है, यानी यही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। अधिकार परीक्षा को वारंटो यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता, उत्प्रेषण इसका भी प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता, है ना, सर्चिएरो। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ करना पड़ेगा। मत देने का जो अधिकार है वह किसको मिला हुआ है? पहली बात तो नागरिकों को मिला हुआ है। ठीक, एक बात आप समझिए, जो भारत का नागरिक है, और नागरिक कौन है, संसद डिफाइन करती है आर्टिकल 2 के
भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 12 तक इसको एकदम बाकायदे एक्सप्लेन किया गया है। 1947 से पहले कौन नागरिक होगा और उसके बाद से जब संसद अलग अलग समयों पर कानून बना करके नागरिकता को परिभाषित करती है। ठीक, तो नागरिकता समाप्त करने, नागरिकता देने का अधिकार संसद के पास है। ठीक, तो उसके तहत जो नागरिक है भारत का वही मतदान कर सकता है। तो मतदान देने का अधिकार कौन सा अधिकार होगा? नागरिक अधिकार होगा। और देखिए ये सब क्वेश्चन समझ पर होते हैं, है ना। ठीक, तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन करने के बाद ही आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, वाद योग, वाद योग्य नहीं, अंशतः वाद योग, इनमें से कोई नहीं। वाद योग का मतलब जिसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकें, है ना, जिस पर डिबेट की जा सके, जिसके ऊपर सरकार के ऊपर टिप्पणी की जा सके, न्यायपालिका सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, है ना। तो ऐसे वो सभी विषय जिस पर न्यायपालिका क्वेश्चन पूछती है सरकारों से, है ना, जिसके लिए सरकारों को बाध्य किया जा सकता है कि क्यों आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, वह सब क्या है? डिबेटेबल है, वाद योग्य है। पहली बात, ये शब्द आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, और वो सभी मुद्दे जिस पर आपकी जो है विधायिका और कार्यपालिका को घेरा नहीं जा सकता, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता, वह सब वाद योग्य नहीं होते। ठीक, अब नीति निर्देशक सिद्धांतों की हम बात करें तो आपको पढ़ाते समय ही हमने बताया था कि ये ऐसे थे जो सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं कि आने वाले समय में आप किस तरीके से काम करेंगे। ठीक, अब इसमें लिखी हुई चीज़ों को लागू करवाने के लिए आप गवर्नमेंट को बाध्य नहीं कर सकते। आप कोर्ट में जा कर के वहाँ पर रीट नहीं डाल सकते कि सर हमें ये चीज़ नहीं मिल रहा है ना। जैसे आप देखिए समान नागरिकता जो आर्टिकल 44 है DPSP के तहत है, तो आप समान नागरिकता के लिए ठीक है आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रावधान। तो कुल मिला के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह वाद योग्य नहीं है। ठीक है ना, अंशतः मतलब थोड़ा वाद योग्य थोड़ा नहीं, तो नहीं, ये सब कुछ नहीं। कंफ्यूज करने के लिए सिंपल से आप चीज़ों को याद रखें सीरियसली कि यह वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को, है ना, ख़त्म करता है, समाप्त करता है। ठीक, मतलब छुआछूत शब्द का ध्यान रखेंगे। अस्पृश्यता शब्द है लेकिन किसके साथ है? उन्मूलन के साथ है ना। इसको समाप्त करने का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। ठीक, और किसी भी रूप में इसके आचरण का मतलब किसी प्रकार से आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी छुआछूत जैसी भावना को प्रेरित नहीं कर सकते। किसी भी उसको जाति, धर्म, मूल वंश, परिवार, है ना, समाज में आर्थिक किसी भी आधार पर आप किसी को भी अस्पृश्य समझकर अपने से दूर नहीं कर सकते। ऐसा करना उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया। किस में किया गया? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो पहला फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू इक्विटी, समानता के अधिकार का एक भाग है, उसी का एक अनुच्छेद है ना। अगर आर्टिकल 16 की बात करें हम तो यह क्या है? तो आर्टिकल 16 जो है वह लोक नियोजन में समता को दर्शाता है। आर्टिकल 15 है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, कहीं पे किसी को जाने से नहीं रोकेंगे, इस संदर्भ में है। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो यह भी क्या है? किसी व्यक्ति को जब कभी, है ना, कोई गिरफ्तारी वगैरह हो रही है तो उसे बताना पड़ेगा कि किस जुर्म में, है ना, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध निषेध है या संरक्षण है। ठीक, तो ये सारे जो हैं ये सब क्या हैं? अलग अलग अनुच्छेद हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन की बात है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात है, वह आर्टिकल 17 के तहत है, अनुच्छेद 17 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न से किसी मूल अधिकारों का संरक्षण, यहाँ संरक्षक क होगा, ठीक है ना, कस्टोडियन या गार्जियन आप समझ लें, है ना। इन शब्दों का बड़ा ध्यान है, देखिए महत्व है पेपर में, है ना, बहुत सावधानी से करना पड़ेगा आपको, तभी जा करके आप सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, संसद को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, न्यायपालिका को। ठीक, किसको समझा जाता है? न्यायपालिका को, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये देखिए 10 क्वेश्चन है, PDF को डाउनलोड कर लें, पॉसिबल हो तो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं उसको, है ना। इसीलिए PDF फॉर्मेट हम लोग उसको डालते हैं क्वेश्चन को, कि कोई भी चाहे तो उसको आसानी से डाउनलोड करके
आप प्रिंट करा लेंगे। एक ही पेज में 20 क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व करें, 2-3 सेट प्रिंट करा लें। प्रैक्टिस के लिए आप बार बार उसको करते रहें और एक बार करने के बाद पहले सोल्यूशन को आप ज़रूर देखें, ठीक, और चीज़ों को तैयार करें। ये 10 क्वेश्चन आप टिक कर लें, फिर जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। कहता है इसके बिना सारे मौलिक अधिकार क्या है, अधूरे हैं, है ना। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है या दिया गया है? तो आर्टिकल 32, अभी पहले इसके पहले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन वाले मामले में 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है ना, क्योंकि जब से आप देखेंगे CAA वाला था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और 3 तलाक, ट्रिपल तलाक मुद्दे पे, इन सब में देखा है कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, उसके बड़ा जिक्र आया, ठीक। तो आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन कहीं पर है नहीं, है ना, उस पर युक्त निर्बंधन आपको देखने को मिलता है। फिलहाल गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबके लिए एक ही है ना, धर्म के आधार कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं है, ठीक। धीरे धीरे पूरे भारत में भी वो सिस्टम हो ही गया है ना। किस समिति के अनुशंसा? ये उसी से मतलब था कि भाई देखिए जैसे हिंदू महिला को तलाक देना है, उसका एक प्रोसेस है, एक कोर्ट प्रोसेस है, एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, है ना। उसके बाद भी विवाह, तलाक के बाद उसके खर्चे का, उसके जीवन का, है ना, सब इंतजाम देखा जाता है वहाँ पर। और बाकी मुसलमानों में आप जानते हैं सिर्फ शरीयत के अनुसार तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता था, ठीक। तो उसके लिए फिर नहीं, मुस्लिमों में भी ट्रिपल तलाक इस तरीके से नहीं होगा, उसमें भी नियम कानून को, प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो भारत सभी नागरिकों की क्या एक ही संहिता हो, एक ही नागरिक संहिता हो, तो ऐसा गोवा में लागू है सबसे पहले से, है ना, ठीक। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए, है ना? तो सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी 1976 में, है ना, ऐसा किया गया। 75 में इनकी रिपोर्ट आई थी जब भारत में आपातकाल लगा था। और अगर हम देखें तो पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देशों की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अब रसिया में है, लेकिन रसिया लोकतांत्रिक देशों में नहीं आता, वो साम्यवादी देश है, उसका अपना एक अलग सिस्टम है, ठीक। तो इस तरीके से भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर फंडामेंटल राइट भी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, ठीक। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया था 1976 में। चलिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत, देखिए प्रश्न जो है नागरिक के कर्तव्य, है ना, यानी मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, और इसका जिक्र आते ही आंसर 51A हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से आप देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंदर प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, तो ये जो शब्द है ना, ये देखिए आर्टिकल 21 को डिफाइन करने में भी मिलेगा, आर्टिकल 48A को भी डिफाइन करने में मिलेगा, और 51A में भी चर्चा है। केवल यही आर्टिकल 56 जो इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, जहाँ पर मौलिक अधिकार है व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, वहाँ पर ये दिखाया गया कि व्यक्ति का सिर्फ जीना नहीं, बल्कि पूरे अपने आनंद के साथ पूरे जीवन की जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनके साथ जीना। तो व्यक्ति को आनंदित करने वाली चीज़ें, उनको रोमांचित करने वाली चीज़ें, जो आसपास का उसका प्राकृतिक पर्यावरण है उसको नष्ट न किया जाए, है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण का हनन करते हैं, मतलब उसे नष्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप व्यक्ति का मूल अधिकार छीन रहे हैं। और मूल क्या, जीवन जीने का एक स्वस्थ पर्यावरण मिलेगा तभी तो व्यक्ति ढंग से जी पाएगा। तो उसके तहत भी इसको डिफाइन किया गया, है ना, किसको, पर्यावरण शब्द को। लेकिन वो इस रेफरेंस में था, ठीक, कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, उसको ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि अच्छे पर्यावरण में रहना हर व्यक्ति का क्या है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि उसे गरिमापूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। क्लियर? अगर हम आर्टिकल 51A की बात करें तो इसके तहत हर एक नागरिक का मूल कर्तव्य है, उसका अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वह प्राकृतिक जो पर्यावरण उसके आसपास है, जिसमें वन, झील, नदी सब कुछ आता है, वन्य जीव, है ना, इनको बिना किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाए उनका संरक्षण करे, संवर्धन करे, उनको सुरक्षित रखे, ऐसा उसकी ड्यूटी है, ठीक। और आर्टिकल 48A में भी पर्यावरण की बात की गई, लेकिन ये राज्य के लिए बात की गई कि राज्य की ये ड्यूटी है
कि वह क्या करे, प्राकृतिक पर्यावरणों का संरक्षण और संवर्धन करे। तो फाइनली यहाँ नागरिक के लिए पूछा गया, तो 51A मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप चीज़ों को क्लियर ढंग से पढ़ेंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, आर्टिकल 51A। ठीक, आर्टिकल 21 की तहत मौलिक अधिकारों में बात की गई पर्यावरण की। ठीक, ड्यूटी की जहाँ बात की है तो यहाँ राज्य का ही कर्तव्य है कि वह संरक्षण करे, सुधार करे, और अगर नागरिक की बात की जाएगी तो 51A में आएगा। ठीक, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति से संबंधित है, उसका यहाँ पर कोई लिंकअप नहीं है दूर दूर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत की प्रभुता या संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने की मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा, तीसरे पे है ना। मौलिक कर्तव्य का जो लिस्ट है इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को डिफाइन किया गया, मूल रूप से 10 थे, बाद में एक को ऐड कर लिया गया। ठीक, और इस तरीके से तीसरे स्थान पर इस बात को रखा गया, मतलब कि 51A का जो तीसरा है ना, उसी में इस बात को रखा गया कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए, है ना, आप हमेशा प्रयासरत रहें। ये भारत के नागरिक होने के नाते आपका मौलिक कर्तव्य है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक, शब्द जो है ब्रिटिश संसद से लिया गया है, बहुत ही फेमस वर्ड है, हर जगह यूज होता है। तो भारतीय संविधान जो मैग्ना कार्टा है वह मूल अधिकार वाला भाग 3 है ना। अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है अधिकार पत्र, तो भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है, समानता का बिल्कुल शामिल है, संपत्ति का अधिकार नहीं शामिल है ना। ठीक, तो आंसर अगर देखा जाए शामिल नहीं है पूछा तो ये सही होगा, बाकी समानता का तो शामिल है। शिक्षा का भी अधिकार अभी भी आपको बताया आर्टिकल 21 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह भी है ना, पूरा प्रावधान है इसके लिए। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार जरूर है। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, कई बार आ चुका इसी सीट में ही, आर्टिकल 21 में। ठीक, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का है ना। देखिए उच्चतम भी दिया है और उच्च भी दिया है, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय आप जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 है ना, अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। तो ऐसा जो भी ऑप्शन आपको मिले वो सही हो जाएगा, और इस तरीके से बी आपका सही होगा। ठीक, सीट में क्वेश्चन 20 तक है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट है तो कोई बात नहीं है ना, आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना। बहुत जल्द ही हम लोग कार्यपालिका, जो एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, एक आध दिन के अंतराल पे हम लोग उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।